विवाद की खबर पर मायावती की मोहर लग चुके हैं। आकाश आनंद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से आकाश आनंद ने बीएसपी में धमाकेदार री एंट्री की है। आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद वापस मिल चुका है। आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं। आकाश आनंद फिर से मायावती के उत्तराधिकारी बन चुके हैं। देश भर में बीएसपी को मजबूत करने की मुहिम निकालेंगे आकाश आनंद। उत्तर प्रदेश के मामलों में फिलहाल आकाश की दखलंदाजी थोड़ी कम रहेगी। वहीं बीएसपी की बैठक में मायावती ने आज अपने भतीजे आकाश आनंद को आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ जिस तरीके से वापसी हुई है उनकी, ये माना जा रहा है कि अब जिस तरीके से एक दिशा से भटक गई थी उत्तर प्रदेश में समाज बीएसपी, उसको लेकर शायद नई जो दिशा है वो आकाश आनंद बीएसपी को दिला पाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में महज 9.5 वोट प्रतिशत बीएसपी का रहा। 2019 में जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया था, इस बार एक सीट भी बीएसपी के खाते में नहीं आई है और अभी तक बीएसपी को यह माना जा रहा है कि एक बड़ा नुकसान, क्योंकि अब आकाश को हटाना जिस तरीके से ये लोग कह रहे थे, इस पर विश्लेषक भी मान रहे थे कि एक रणनीति के तौर पर भी हो सकता है। क्या बीएसपी का यूथ चेहरा बनेंगे आकाश आनंद? बीएसपी में आकाश आनंद का सियासी कद बढ़ चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि तीसरे चरण के बीच से ही जिस तरीके से हटा दिया गया था आकाश आनंद को, अब क्या आकाश फिर से एंट्री करके बीएसपी की नैया को पार कर पाएंगे? आकाश को हटाना मायावती की स्ट्रैटेजी थी या कोई भूल थी? इस पर सवाल लगातार कायम है। माननीय बहन जी ने श्री आकाश आनंद जी को आज पुनः उनके पद पर बहाल करते हुए माननीय बहन जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अपना बहन जी ने उत्तराधिकारी बनाया है। पूरे देश की जिम्मेदारी रहेगी उनके पास, देश की जिम्मेदारी दिया है। जो आगामी चुनाव आने वाले उपचुनाव, उसको लेकर कोई दिशा निर्देश? बहन जी ने कहा कि हम सभी उपचुनाव लड़ेंगे, जहाँ यूपी में लड़ेंगे और अन्य राज्यों में भी जहाँ आप लड़ने लायक स्थिति में तैयारी करेंगे, आप चुनाव लड़। तो इस बार लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक सीट भी नहीं मिली थी। चुनाव के दौरान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से आज मायावती ने बड़ा ऐलान किया। तो देखिए जिस तरीके से मायावती ने हटा दिया था आकाश आनंद को, लगभग 2 से ढाई महीने के बाद जोरदार वापसी तो कर लिए, लेकिन उम्मीदें बीएसपी को है कि जिस तरह से एक वोट बैंक था मायावती का किसी जमाने में, वो क्या वापस मायावती के पास चल पाएगा, आ पाएगा वापस? और साथ ही साथ क्या आकाश आनंद चेहरा बन पाएंगे जो मायावती चाहती है? फिलहाल तमाम रणनीतियां हैं, क्योंकि तमाम राज्यों में चुनाव है, उसी के साथ साथ उपचुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में एक बड़ी रणनीति इसको देखी जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि कितना प्रभाव पड़ेगा इससे, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया कि उपचुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है बसपा। फिलहाल इसके क्या मायने हैं, विश्लेषण इस पर जरूर होगा। हमारे साथ एक पूरा गेस्ट पैनल मौजूद है इस पर बातचीत करने के लिए। अवधेश पांडे जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, प्रवक्ता नवेश शिको जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजहर भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। एक बार रुक कर लेते हैं अजहर आपका। अजहर ये बताइए कि आज का दिन काफी खास रहा बीएसपी के लिए, जहां देखा गया कि आज आकाश आनंद की वापसी हुई है एक बार फिर से। इसको किस तरीके से देखा जाए? एक तस्वीर आई थी जिस वक्त आकाश आनंद मायावती का आशीर्वाद ले रहे थे। बिल्कुल स्वाति, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आज एक बड़ी बैठक बसपा कार्यालय में बुलाई गई थी, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मौजूद थी और आकाश आनंद भी मौजूद थे। देखिए बैठक की जब शुरुआत होती है तो एक तस्वीर देखने को मिली थी, जिसमें आकाश आनंद जब बसपा कार्यालय के अंदर एंट्री करते हैं तो मायावती के पैर छूते हैं और वो उन्हें आशीर्वाद देती नजर आती हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे थे कि आखिर कुछ बड़ा ऐलान जरूर होने वाला है। देखिए जिस तरीके से एक बार फिर से उनको
पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया है, पार्टी ने अपना फिर से उत्तराधिकारी मायावती ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, चाहे पंजाब की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए या उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, इन जगह जो है विधानसभा उपचुनाव होने हैं। हालांकि बसपा की भूमिका उपचुनाव में बहुत ज्यादा अहम नहीं रहती है, लेकिन उससे पहले ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है और ऐसे में देखिए आकाश आनंद की जिम्मेदारी भी तय की गई है। वहीं उत्तराखंड में और पंजाब में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मामलों से उन्हें थोड़ा सा दूर रखा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने जिस तरीके से देखा कि सीतापुर में हुई जनसभा में किस तरीके से उन्होंने मुखरता से मुद्दों को उठाया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे वो हमलावर हुए और कई तरीके के बयानबाजी भी उन्होंने की, जिसके बाद सीतापुर में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके बाद देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ये बयान जारी होता है, अपरिपक्व कहते हुए उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी से पार्टी उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद देखिए विपक्ष इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े करता है बसपा पे, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा चेहरा है और एक युवा नेता है और लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। जिस तरीके से वो एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उभर कर आए थे और जिस तरीके से वो मुद्दों को उठा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं उनको लोग भी पसंद कर रहे थे। लेकिन उन्हें किस तरीके से पार्टी ने क्या कुछ निर्णय लिया, अपरिपक्व कहते हुए उन्हें उत्तराधिकारी पद से हटा दिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया और उन्हें लोकसभा चुनाव से दूर कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से नतीजे जोरदार वापसी तो अजहर उन्होंने कर ली। अब सवाल ये है कि जो दलित वोट बैंक बीएसपी से लगातार खिसकता गया, क्या वो वापस आ पाएगा? इस पर एक रिएक्शन लेंगे अवधेश पांडे जी से। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये पूरी खबर आज आपने देखी होगी, सुनी होगी, नतीजे भी आ गए, देश भर के उत्तर प्रदेश के नतीजे आ गए। इस पर पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। लगभग 2 महीने पहले आप परिपक्व कहकर पार्टी से निकाल दिया गया था, उनको सारे पदों से हटा दिया गया था, बहाली मिल गई है, लोग इसको कह रहे हैं कि एक री एंट्री हुई है बहुत जोरदार तरीके से। बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, ये तो बसपा की अपनी अंदरूनी राजनीति है और रणनीति है कि वो किसको अपनी पार्टी की जिम्मेदारी देते हैं और किसको अपना उत्तराधिकार वो सौंपती है। हालांकि बसपा को लेकर के उनके निर्णय और उनकी नीति लगातार बदलती रहती है, तो अभी ये कह पाना असंभव है कि ये जो उनका निर्णय हुआ है ये कितना दूरगामी होगा और कितना असरकारी होगा। जहां तक जिस प्रकार की राजनीति बसपा करती थी और जिस सिद्धांतों की बात करती थी, उससे बसपा की राजनीति में भटकाव आया और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया और जो भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का सिद्धांत है, उसके तहत आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर, चाहे वो वंचित हो चाहे वो दलित हो, सबके उत्थान का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दलित वोटर किसकी तरफ जाते दिख रहा है? क्योंकि इस बार तो नतीजे उत्तर प्रदेश में आपके लिए भी अच्छे नहीं आए। उसी बीएसपी जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, बीएसपी को आपकी बी पार्टी कहा जाता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है और उसका थोड़ा वोट जो बैंक था वो भी प्रभावित हुआ है और कहीं ना कहीं इसका लाभ अन्य लोगों ने, खास करके इंडी गठबंधन के लोगों ने भ्रम, धोखा और विश्वासघात की राजनीति करके एक अफवाह के तहत उस वोट बैंक पर थोड़ा बहुत असर इंडी गठबंधन का हुआ है, लेकिन वो तात्कालिक था, वो बहुत दूरगामी उसका कोई प्रभाव रहने वाला नहीं है। ये एक व्यापक संदर्भ में भविष्य की राजनीति में देखा जाएगा कि जब आकाश आनंद जी निकल करके आएंगे, किस प्रकार की वो राजनीति करते हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की राजनीति करते हैं अथवा किसी नफरत की राजनीति, जातिवाद की राजनीति में वो संलिप्त रहते हैं, ये भविष्य के गर्त में ठीक है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की राजनीति की बात है, तो आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दलितों को, वंचितों को भारतीय जनता पार्टी से लाभ मिल रहा है और वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के निकट आऊंगी वापस आपके पास। नवेश शिको जी भी मौजूद हैं। नवेश शिको जी, आपका मैं सोशल मीडिया देख रही थी, आपने इस संदर्भ में कई पोस्ट भी किए हैं और आपने एक पोस्ट इसमें किया है कि 1.5 महीने में मैच्योर हो गए। अब सवाल यह है कि जिस अपरिपक्व शब्द कहकर निकाला गया था लगभग 2 से ढाई महीने पहले, लोगों के जहन में ये कि इतनी जल्दबाजी क्या थी और जब उनको लाया गया था और फिर इतनी जल्दबाजी में फैसला लिया गया। स्वाति जी, बस यही हास्यास्पद चीज बनी हुई है। कारण क्या है कि बहन मायावती जो एक बहुत बड़ी नेता हैं और उन्होंने खुद ही 2 महीने पहले लगभग ये बात कही थी कि आकाश आनंद परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, उनके उत्तराधिकारी घोषित होने योग्य नहीं है,
पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर वो कतई मैच्योर नहीं है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा था कि ये उनकी गलती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी चुनावी मौसम में आकाश जी को उन्होंने दी, या ये उनकी गलती थी कि उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको मान लिया था। उन्होंने ये बात कही कि वो अभी परिपक्व ही नहीं है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन ये बताइए कि 2 महीने के अंदर कौन सी परिपक्वता आ जाती है जब कोई इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े जनाधार, जो एक जमाने में कई बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन मायावती रही, बसपा की कई बार सरकारें रही, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी रही, बड़ा जनाधार, बड़ा वोट बैंक, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनको दी है वो 2 महीने पहले आप परिपक्व थे। यानी 2 महीने में कौन से ऐसी ट्रेनिंग है? मुझे लगता है पूरी दुनिया के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उन्हें बहन जी से संपर्क करना चाहिए और पूछना चाहिए कि 2 महीने में आप कौन से ऐसी ट्रेनिंग दे देती 2 महीने में ऐसी कौन सी बूटी पी ली जो अपरिपक्व से परिपक्व हो गए, ये सभी जानना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से सभी ने देखा नवेद जी की बीएसपी का जो हश्र हुआ पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से 2019 में वोट शेयर था, 10 सीटें जीती थी बीएसपी ने, अभी 2024 तक आते आते वो पूरी तरह से 9% रह गया। तो ये कितना आसान रहेगा बीएसपी के लिए, क्योंकि अगले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हालांकि अगर उपचुनाव की बात की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती नहीं है मायावती, अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। तो इसको कैसे देखा जाए जल्दी से? देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां पर बसपा का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, हमेशा रहा है, कई बार सत्ता में बसपा रही, लेकिन डाउनफॉल कब से शुरू हुआ, हम वहां जाते हैं। डाउनफॉल जब शुरू हुआ ये तब है जब भारतीय जनता पार्टी का बहुत तेजी से उदय हो रहा था और उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज बन रहा था, बड़ा जनाधार भाजपा का उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा था। ये तब से बसपा का डाउनफॉल शुरू हुआ और बिल्कुल वो हाशिए पर आ गई। उसको देखकर ये कहा गया, और ये बात सच भी थी, कि बसपा के पास में जो सबसे बड़ा जनाधार है वो दलित वोट बैंक है। दलितों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले एक नई राजनीतिक बिसात बिछाई थी, जिसमें उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को अपने विश्वास से जोड़ने की स्ट्रैटेजी बनाई थी। और भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को, ऐसे नेताओं को शामिल किया था जो दलित समाज से, पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते हैं, और उनको स्थान दिया था, सम्मान दिया था। और कुछ योजनाएं, फिर सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, फिर योजनाएं ऐसी थी जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए और दलित समाज के लिए खास तौर से थी, चाहे उसमें राशन हो, चाहे उसमें मकान हो, चाहे उसमें गैस सिलेंडर हो। ये सारी चीजों से दलित वोट प्रभावित होता रहा और बसपा के दामन छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से जुड़ गया। बाकी जो उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत था वो मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लगा कि समाजवादी पार्टी भाजपा से लड़ने की स्थिति में है और बसपा भाजपा से आक्रामक तौर से लड़ती रही है, इसलिए मुसलमान भी बसपा का साथ छोड़कर चला गया। इस वजह से बसपा का हर चुनाव में बहुत बुरा हश्र होता रहा और उनका जनाधार आधे से भी नीचे आ गया। लेकिन ये लोकसभा चुनाव बसपा के लिए इसलिए खतरनाक था कि मुसलमान, तो विधानसभा चुनाव पिछला जो था उसमें ये साबित हो गया था कि मुसलमान बसपा के साथ नहीं है, क्योंकि ये लगने लगा था कि मुस्लिम वोट। अब तो एक नया नाम भी नवेद जी सामने आ चुका है, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जिसकी लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उस पर भी आगे हम बात करेंगे। फिलहाल चंचल यादव जी भी मौजूद हैं इस चर्चा में हम सबके साथ। चूंकि वक्त कम है, आधे घंटे की चर्चा है, तो सभी की बात पूरी होना बहुत जरूरी। चंचल जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? लगभग 2 महीने पहले आपने भी देखा होगा कि उनको अपरिपक्व कहकर मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया, सारे पदों पर भी उनको हटा दिया, विरक्त कर दिया। अब वापसी हुई है, अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि तमाम चुनावों को देखते हुए ये मायावती की स्ट्रैटेजी थी। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए स्वाति जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 महीने पहले आप परिपक्व थे, तो अभी 2 महीने में कौन सी ट्रेनिंग मिल गई उन्हें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीएसपी ने सारा का सारा अपना जो जनाधार है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कराने का पूरा प्रयास किया। अगर देखें, जो लोकसभा के हमारे चुनाव चल रहे थे, इस चुनाव से लेकर के जो पीछे उपचुनाव भी हुए, हमेशा बीएसपी ने बीजेपी का पूरा मतलब इंटरनल सपोर्ट किया। साइलेंट जो है पार्टनर ये लोग रहे, और ये जनता बखूबी तरीके से जान चुकी है, दलित, हमारा जो पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सब लोग जान चुके थे कि बी टीम के रूप में बसपा काम कर रही थी। अब उत्तराधिकारी इन्होंने फिर से बनाया है, अब वो पार्टी का उनका डिसीजन है। लेकिन एक बात तो तय हो गई है
कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख भूमिका में हैं और हम लोगों ने रिजल्ट भी दिया है। देश की जनता को इस बात, उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात का भरोसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। बीजेपी मानती का है? अभी जब मैंने सवाल पूछा, बार बार आप लोगों पर आरोप लगते रहे, बी पार्टी कहा जाता है बीएसपी को भी, उन्होंने माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो हमारा अलग जो दलित वोट बैंक है वो हमारे साथ रहा है, इसमें कोई सत्यता ही नहीं है। नहीं, देखिए, आपने अगर देखा होगा 2022 में ये चर्चा का विषय बना रहा, जो आप लोग भी सूत्र लगाते थे, तो आपके सूत्रों द्वारा पता चलते रहते थे हम लोगों को भी, कि बीएसपी के अधिकतर सीट पे प्रत्याशी डिक्लेयर बीजेपी के लोग करते थे कि कौन से प्रत्याशी को लड़ना जहां सपा को नुकसान पहुंचाया जा सके। उसी तरीके से लोकसभा में भी बीजेपी ने बहुत पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया था। जो 10 साल का बीजेपी ने नकारात्मक राजनीति की है, आप सोचिए स्वाति जी कि इतने अहंकार में बीजेपी के लोग थे कि कुछ भी करते थे। आप सोचिए, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना है, संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग करना है। पूरे प्रदेश में अगर आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बस से बदतर स्थिति में कर दिया। जो वादे किए, जो भी वादे किए, सब जुमले साबित हुए। एक भी काम इन्होंने आम जनता के लिए नहीं किया। जो भी वादे करके जनता के बीच में आए, सब उसके उलट में काम किया इन्होंने। ठीक है, चूंकि टॉपिक हमारा डिबेट का दूसरा है, उसको विषांतरण नहीं करेंगे और उसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक रिएक्शन इस पर अवधेश पांडे जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। अब बीएसपी लगातार रणनीतियां कर रही है मंथन, हालांकि वो अपना फैसला है पार्टी का, इसको किस तरीके से देख रही है बीजेपी? क्योंकि दलित वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है उत्तर प्रदेश में, और अब जिस तरीके से मैंने जिक्र किया चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का, वो जिस तरीके से निर्दलीय सीट जीत कर आए, बहुत सारे कयास लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों क्या हिंदुस्तान बनाना चाहती है और उसी आधार पर अपनी योजनाएं बनाती है, चाहे वो उसके राष्ट्रीय इशू हो और चाहे उसके लोकल इशू हो। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है और उसको सपने को साकार करने के लिए राजनीति में है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो अंत्योदय है और भीमराव अंबेडकर जी का जो समता मूलक एक छुआछूत मुक्त, एक बहुत भेदभाव मुक्त समाज की कल्पना है, वो दोनों में साम्य है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो शुरू में कुछ सवर्णों के खिलाफ नफरत भरी टिप्पणी करना, फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात करना, फिर सवर्णों की राजनीति में उनका वोट लेने के इरादे से अपने नारे का परिवर्तन करना, फिर कई बार अपने निर्णयों को बदलना, नीति को बदलना, सरकार में रहते हुए जातिवाद को बढ़ावा देना, एक संगठित भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। इस प्रकार की राजनीति बहुजन समाज पार्टी ने की है। अब एक अवसर ऐसा आया है कि जब मायावती जी अपना उत्तराधिकार घोषित करना चाहती हैं, तो वो भी असमंजस में है। अभी 2 महीने पहले उन्होंने आकाश जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया भी, जो इसका प्रमाण है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो ये तो खुद का टिकट बार बार बदलते हैं। अब ये भी आरोप भाजपा इस पर आगे बात होगी। अजहर भी मेरे साथ जुड़े हुए। अजहर, आमतौर पर देखा जाता है कि उपचुनाव बहुत कम लड़ती है बीएसपी, और जिस तरह से ये बात होती है उसका प्रचार भी बहुत कम, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब प्रचार होगा उपचुनाव के लिए बीएसपी की तरफ से। इसको किस तरीके से देखा जाए? और कई राज्यों जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में उतनी उनकी दखल अंदाजी देखने को नहीं मिलेगी। जल्दी से बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से उपचुनाव की अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखती है, लेकिन जिस तरीके से अभी 3 राज्यों में हाल ही में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में, वहीं उत्तराखंड ठीक है। नवेद जी, आप ही का रुख करूंगी। नवेद जी, इसका आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे? उत्तराधिकारी तो बन चुके अब, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से शून्य पर सिमट चुकी है उत्तर प्रदेश में बसपा, हालांकि तमाम सीटों पर बीएसपी ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए, पूरे देश में सबसे ज्यादा बीएसपी के ही कैंडिडेट थे, लेकिन जो नतीजे आए उसने खुद मायावती को चौंका दिया। कुछ उत्थान दिख रहा है बीएसपी का? लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक आधा लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था और आधा महफूज था बसपा के पास।
लेकिन ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे ये लगा कि भाजपा से 10 साल में जो दलित समाज निराश हुआ, जिसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, वो खिसक के बसपा में नहीं आया और बसपा का जो दलित वोट था उसको ये लगने लगा कि बहन जी सत्ता में आना ही नहीं चाहती हैं, पर्दे के पीछे से सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहती है, वो मजबूती से लड़ रही है, वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है, वो कुछ गठबंधन नहीं बना रही है। तो दलित बसपा का वो नाराज होके ये सोच के कि बसपा कभी सत्ता में अब आएगी नहीं, वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया और भाजपा का दलित जो 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी से कुछ निराश था, वो भी इंडिया गठबंधन में यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ कुछ चला गया। और जैसा आपने जिक्र किया कि रावण के साथ रावण की सीट जीतना भी एक बड़ा संकेत है, यानी दलित चाहता है कि उसको एक नया ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। वो बसपा से भी नाराज हो चुका है इस बात को लेकर कि बसपा अब लड़ना ही नहीं चाहती है, सत्ता में आना ही नहीं चाहती है, तो हमारी आखिर कौन हमारी रखवाली कौन करेगा, हमारे हितों की बात कौन करेगा जब सत्ता में ही बसपा नहीं आएगी। क्योंकि बहन जी ने लड़ना छोड़ दिया, वो आक्रामक नहीं दिखती हैं, वो सत्ता के खिलाफ बोलती नहीं है। और जो भाजपा के साथ दलित चला गया था उसको लगा कि 10 साल के अंदर नवेद जी आपने खुद सुना होगा, इस पर गाहे बगाहे चर्चा भी हो रही है। अभी इस सवाल का जवाब चंचल जी से भी लेना चाहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अब विपक्ष से सवाल पूछेंगे आकाश आनंद, सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे। इस पर क्या रिएक्शन है जल्दी से, फिर उसके बाद चंचल यादव। जी मैं यही कह रहा हूं कि अब ये देखना है कि बहन जी क्या सचमुच अभी भी भारतीय, जैसा कि कहा जाता है, जो धारणा है, उस धारणा को दोहरा रहा हूं। मेरे व्यक्तिगत तौर से मैं नहीं कह रहा हूं कि बसपा सचमुच अगर बीजेपी की बी टीम है तो आकाश आनंद विपक्ष से ही लड़ेंगे, और अगर सचमुच उनको अपना जनाधार बचाना है, दलित वोट बैंक बचाना है या मुस्लिम वोट बैंक की तरफ नजर रखनी है, तो उनको आकाश आनंद उसी तेवर में जो 2 फेसेस से पहले जिस तरह से वो आक्रामक तरीके से सत्ता के सामने सवाल उठा रहे थे, आक्रामक थे, और उसका नतीजा भी सामने आ रहा था जब आकाश आनंद बसपा के कोऑर्डिनेटर के तौर पर, एक मजबूत नेता के तौर पर सत्ता के सामने सवाल कर रहे थे आक्रामकता के साथ में, तो जनाधार उनका बढ़ रहा था, उनकी जनसभाओं में भीड़ आ रही थी। सारे विश्लेषक कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन जब वो भाजपा और सरकार पर आक्रामक हुए तो बहन जी ने वो हटा दिया और कहा ये किसी देखिए स्वाति जी, अब तो ये बहन कुमारी मायावती जी ने क्या गाइडलाइन जारी की है कि आकाश आनंद विपक्ष सवाल पूछिए या सत्ता से पूछेंगे तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि आज जो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग जो है बीजेपी को हटाना चाहते हैं। और बीजेपी के जो है काले कारनामों से, बीजेपी के पिछले 10 सालों के कुकृत्यों से जो है जनता थक चुकी है पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में भी आप देखेंगे तो अभी इनकी 6 महीने से ऊपर सरकार नहीं चलने वाली है। यूपी के अंदर मैं आपको बता दूं कि लोगों के मन में इतना असंतोष है आज के समय में सरकार से, और इवन की बीजेपी के लोगों को भी असंतोष है। अभी जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता साथी बैठे, आपने देखा होगा राकेश त्रिपाठी जी को किस तरीके से पुलिस ने बेइज्जत किया है, बेचारे अपने झंडा तक उतार दिया उन्होंने कहा तो मुझे शर्म आ रही, मैं बीजेपी में कैसे पड़ा हूं। तो बहुत सारी बातें भी उनकी आ रही, लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज के समय में हालत यह है कि बीजेपी से लोग ना तो अंदर के लोग खुश हैं ना तो बाहर के लोग खुश हैं। मैं बता दूं बीजेपी मैं अक्सर करके बोला करता हूं कि बीएसपी की फिलहाल बात हो रही ना चंचल, नहीं बीएसपी की बात हो रही, मैंने बताया तो आपको, बीएसपी को बीजेपी से अलग मत मानिए आप नवेद जी ने बोला ना अभी कि बहन कुमारी मायावती जी नहीं आना चाहती सत्ता में, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये जो जनभावना होती है वो लोगों तक पहुंचती है, नेताओं तक पहुंचती है, आप लोगों के पास भी पहुंचती है। ये कंफर्म हो चुका है कि अब समाजवादी लोग ही बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जिस तरीके से उनकी स्पीच सामने आई, लोग भी मानते थे कि काफी तेज तर्रार हैं और काफी मजबूत है, युवा चेहरा है और वो वोट बैंक बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाईकमान का फोन बीजेपी के लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने चुप करा दिया उन्होंने। अजहर भी मेरे साथ जुड़े हुए। अजहर, इस पर आपका एक रिएक्शन, क्योंकि 3 चरणों में जमकर चुनाव प्रचार किया था उन्होंने, हालांकि तीसरे चरण के बाद उनको हटा दिया गया था और अब उम्मीदें आगे भी उनसे बहुत लगाई जा रही हैं बीएसपी की तरफ से। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी सशक्त तरीके से इस चुनाव में उभरते हुए निकले हैं।
बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से आकाश आनंद की अगर बात कर ली जाए तो देखिए एक युवा नेता के तौर पर उनको मायावती लेकर आई थी और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि कुछ कारणवश उन्हें हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं देखिए दलित वोट बैंक की अगर बात कर ली जाए तो 2019 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें कहीं ना कहीं देखिए बहुजन समाज पार्टी को जो वोट पड़े थे, समाजवादी पार्टी को उतना वोट नहीं पड़ा था। लेकिन 2024 के चुनाव की अगर बात की जाए तो जो दलित वोट बैंक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करती आई और संविधान का मुद्दा हो चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, इसको लेकर कई तरह की बयानबाजी करती नजर आई, जिसको लेकर जो दलित वोट बैंक है और जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ गया और नुकसान जो है वो बसपा को जरूर देखने को मिला। लेकिन नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद को निर्दलीय रूप से जो चुनाव में जीत हासिल हुई, ये बड़ी बात है और ये बसपा के लिए भी चिंता का विषय है कहीं ना कहीं। लेकिन आकाश आनंद को फिर से एक बार जिम्मेदारी दी गई है, युवा चेहरा है, कहीं ना कहीं जो है मुखरता से मुद्दों को उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार मौका दिया गया। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आकाश आनंद अपने आप को कितना और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिलहाल देखिए ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक बड़ा दायित्व एक बार फिर से मिलता दिख रहा है आकाश आनंद को। अब इस दायित्व का कितना निर्वहन कर पाते हैं आकाश आनंद, किस तरीके से इस नेतृत्व को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। अगर आप सही हैं, तो आपका इनाम क्या है? अगर करनी है भविष्यवाणी तो करो पैरी मैच पर और बड़े इनाम जीतो। बिजली की तेजी से निकासी का आनंद लें। पैरी मैच अभी खेलें। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा के दक्षिणी शहर राफा के पास अल मवासी फलस्तीनियों के ट्रेन कैंप में बमबारी की है। इसमें कम से कम 42 लोग मारे गए हैं। गाजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस में अल जजीरा की ये जानकारी दी गई है। इससे पहले फलस्तीनियों स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि इजरायली हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हैं। ये चोटें फलस्तीनी क्षेत्र में नया घातक हमला था, जहां इजराइल और हमास के बीच लड़ाई में सैकड़ों हजार लोग भाग गए हैं। चीन ने ताइवान की आजादी की मांग करने वाले लोगों को मौत की सजा की धमकी दी है। हालांकि चीन के इस धमकी को बेअसर माना जा रहा है, क्योंकि ताइवान की आजादी की मांग चीन में नहीं होती है। ये मांग ताइवान में होती है, जहां चीनी अदालत के नियम नहीं चलते। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ये नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ताइवान की आजादी की मांग करने वाले नेताओं के कदम से यदि देश या जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो मौत की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा सजा के तौर पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आज उनका दूसरा दिन है। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। पीएम हसीना से राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम पिछले 1 साल में करीब 10 बार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खबरों की तरफ। आपको बता दें कि आज कल से जिस तरीके से पहला जो सेशन है लोकसभा का वो शुरू होगा। कल नए सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाने जा रहे हैं। मुर्मू संयुक्त सदन को संबोधित कर